हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 24 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं और एक आर्टिकल प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर है। पहला आर्टिकल बात करता है एसीसी पीएलआई बैटरी स्कीम जो डीले फेस कर रही है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जिसकी वजह से डीले हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं एसीसी पीएलआई है क्या। बेसिकली ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है गवर्नमेंट की। अब यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा पीएलआई होती क्या है, यहाँ पे एडवांस्ड केमिस्ट्री क्या होती है, इस एडवांस केमिस्ट्री में सेल का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा और जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का आप सहारा लेकर के इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे जो जीएस पेपर 3 इसी बार 25 में पूछा गया है। डिस्कस द रेशनल ऑफ पीएलआई स्कीम, व्हाट आर इट्स अचीवमेंट। जब अचीवमेंट की बात होगी तो ये आप एग्जाम्पल के तरीके से डाल सकते हैं कि एसीसी भी एक पीएलआई स्कीम ही है। इन व्हाट वे कैन द फंक्शनिंग एंड आउटकम ऑफ द स्कीम बी इम्प्रोवाइज या इम्प्रूव्ड। तो अब आप अगर नोटिस करोगे तो जो जो प्रॉब्लम्स हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको मैं प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा, तो उन प्रॉब्लम्स का सहारा लेके इन जेनरिक आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपके आंसर में एक प्रॉपर लेजिटिमेट पॉइंट्स निकल के आएंगे और उससे आपके मार्क्स जो हैं, अगर लेट्स से वो 10 मार्क्स का, बेसिकली 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसमें जो मार्क्स आपके थोड़ा सा मीडियोकर रहते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जिसमें एक्ट्स डाल दिए हैं, आपने कुछ डायनामिज्म करंट अफेयर का डाल दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो पॉइंट्स जो होते हैं नंबर के वो आपके बढ़ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट के ऊपर। यहां पे आपको मैं समझाऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट में, क्यों कहा जा रहा है कि हमें अपना सी फूड एक्सपोर्ट को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हर एक चीज़ आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस के ऊपर। तो यहाँ पे किस तरीके से कौन कौन सी जो ऐसे अनटैप्ड पोटेंशियल हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कल मैंने आपको अगर ध्यान होगा तो मैं समझा रहा था विद रिगार्ड टू क्लाइमेट रिजिलियंस। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया और ईयू के बीच में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है जियोपॉलिटिक्स में। हम एक प्रॉपर लीडरशिप जो वैक्यूम हो रखा है उसको फुलफिल कर सकते हैं और अपनी जो ऑटोनॉमी है वो भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं इनके द्वारा, जो वर्कर का स्टेटस डिनाई होता है और जो ब्रोकन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उनसे इनको क्या प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि क्या होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे आप लोग आईसीडीएस भी कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसका रिलेशन इसके साथ समझाऊंगा जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि जो बाकी स्टेट्स हैं वो क्यों डिमांड कर रही हैं कि यहाँ पे जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनके पास एक मिनिमम वेज होना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे काम करती हैं वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो आपको खुद एक अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जाएगी। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अगर आप पहले आर्टिकल की बात करें, पहले आपको मैं न्यूज़ में जो मेंशन चीज़ें मैं उसको समझाता हूँ। ठीक है, अब ये इशू क्या है, यहाँ पे इशू ये है कि जो चाइनीज़ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनका वीज़ा डिले हो रहा है। अब वीज़ा डिले हो रहा है और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और जो क्रिटिकल टेक है उसका काफ़ी लैकेज है। तो इससे क्या हो रहा है, एसीसी पीएलआई स्कीम जो है वो हर्ट हो रही है। अब यहाँ पे आपको पहले समझाता हूँ एसीसी पीएलआई स्कीम है क्या। इसको हम बोलते हैं एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो अब ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम 2020 में है, 2021 में लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य था एडवांस्ड बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर प्रमोट करना। अब जैसे आप कह रहे हैं एडवांस्ड बैटरी सेल, तो आप जो बैटरी देखते हो वो जो ऑब्वियस सी बात है उसमें पर्टिकुलरली लिथियम आयन बैटरीज को और प्रॉपर तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जा सके। इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे क्या कह देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बोल देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ऐसे कुछ साइंस एंड टेक कर देंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी आपके सामने। तो ध्यान रखिएगा जो एसीसी पीएलआई स्कीम है वो जिस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। अच्छा लगता है इसको लॉन्च क्यों गया था, क्योंकि बैटरीज को ईवीज का या एनर्जी स्टोरेज का हार्ट कहा जाता है। तो
एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी सवाल पूछा गया है, फ्यूल सेल के ऊपर भी सवाल पूछा है। तो इंडिया हैवीली डिपेंड करता है चाइना के ऊपर फॉर बैटरी सेल्स। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपना डोमेस्टिक बैटरी इकोसिस्टम बनाएं, हम ईवी ट्रांजिशन को सपोर्ट करें और इंपोर्ट डिपेंडेंस को हम रिड्यूस करें जो चाइना के ऊपर है, और अपनी स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को मेंटेन करें। अब ये तो आपका क्या है, ये आपका एसीसी पीएलआई स्कीम के बारे में एक आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दी। अब इसका करंट स्टेटस ये है कि अक्टूबर 25 में केवल 1.4 गीगावाट जो है वही कमीशन हो पाया है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो गोल था इस स्कीम का वो था 50 GWH। अब ये डोमेस्टिक लेवल पे इतना एडवांस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग होनी थी, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाई है। तो अगर इसके फाइनल फाइनेंशियल डिजाइन की बात की जाए, टोटल 18,000 करोड़ का इसका आउटले है। अब जो 18,000 करोड़ का इसका आउटले है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ का जरूरी होता है, और गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। अब ये कैसे वर्क करता है पहले आप उसको समझिए। पहले गवर्नमेंट एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग करेगी, भैया किस किस को बैटरी को मैन्युफैक्चर करना है। तो जो सिलेक्टेड कंपनीज होंगी उन्हें मिनिमम 1,100-1,100 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स को सेट करेंगे, और इससे मेन उद्देश्य क्या रहेगा, ताकि लोकल वैल्यू एडिशन हो सके। उसमें गवर्नमेंट धीरे 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 किलोवाट पर आवर के हिसाब से इंसेंटिव देगी। ठीक है, अब इसका टारगेट ये रखा गया था कि 50 गीगावाट पर आवर की बैटरी कैपेसिटी बाय 2026 यहां पे मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ये जो पूरा आर्टिकल है उसका उद्देश्य क्या था, ये बताना कि क्यों लैग कर रही है। ये तो लिखा हुआ है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हिट्स हर्डल, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे सीएसयू मेथड क्या कहता है, सी फॉर करंट, एस फॉर स्टैटिक एंड पी फॉर पीवाईक्यू। तो आपको पहली चीज तो मैंने करंट इसकी बता दी और इसका स्टैटिक पोर्शन समझा दिया, और पी फॉर पीवाईक्यू सेक्शन में आप देखोगे ये जो पॉइंट्स मेंशन हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब आप यहाँ के पॉइंट्स को उठाएंगे। मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्या है, ये कैसे वर्क करता है, तो ऐसे ही जो दूसरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होंगी, स्कीम्स होंगी, वो भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ काम कर रही होंगी। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रोग्रेस बहुत स्लो है, वीजा डिले हो रहा है, क्योंकि चाइनीज के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो आके बताते हैं किस तरीके से कहां मैन्युफैक्चरिंग होनी है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रोफिशिएंसीज हैं इसके अंदर में। टेक का बहुत ज्यादा गैप हो रखा है, इंडिया लैग कर रहा है। सेल केमिस्ट्री का नो हाउ हमारे पास नहीं है, मिनरल रिफाइनिंग एक प्रॉपर तरीके से इंपैक्ट कर रही है, जो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सब क्या ये शो करता है टेक के अंदर जो गैप है, और एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा हाई है, और इंपोर्ट डिपेंडेंस तो हमारी कंटिन्यू हो ही रही है। ठीक है, और अभी तक जो इंसेंटिव्स है वो डिसबर्स नहीं हुए। तो इससे क्या होता है, इससे जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। वो सोचते हैं कि भैया गवर्नमेंट दे तो रही है हमको, लेकिन अगर वही चीज हमें दूसरी कंट्री अगर दे देगी तो बेटर है वहीं पे जाएं, क्योंकि बोल रही है गवर्नमेंट। ये सिर्फ देना हो रहा है शब्दों में, एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे जब बात हो रही है तो डिसबर्समेंट हो ही नहीं रहा है, और ये चीज ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है इंडिया की। ठीक है, चलो अब सोल्यूशन क्या हो सकता है। हमें पहली चीज क्या है, हमें प्रॉपर टेक कोलैबोरेशन करना होगा, एंट्री बैरियर को लो करना होगा, हमें क्रिटिकल मिनरल्स रिफाइनिंग और जो भी एनोड कैथोड की मैन्युफैक्चरिंग उसको अच्छा करना होगा। अब ये जितनी चीजें मैंने बताई, मैं आपको एक बार जाके देखिएगा एनोड कैथोड के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको बताता चलता हूं, आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान दोगे, ये जो मिनरल रिफाइनिंग है इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अभी पिछले 4 से 5 साल की बात बता रहा हूं। फिर अगर आप ध्यान देंगे 2 क्वेश्चन यहां पे हो गए। उसके बाद जो बैटरी सेल आप देख रहे हो, फ्यूल सेल, यहां पे 3 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 1 2 3 क्वेश्चन यहां पे हो गए। फिर एनर्जी स्टोरेज पे 4 क्वेश्चन, ईवीज के ऊपर 5, मतलब इस पूरे आर्टिकल में 5 पीवाईक्यूज उठे हुए हैं। अब जो जो मैंने पॉइंट आउट किया आप एक बार जाइएगा और जा करके जरूर देखिएगा, इससे ज्यादा ही होंगे, ये तो मिनिमम मैंने आपको बता दिया है। आपको करना क्या है, आप सिंपल एक काम करिए, आप नेट पे डालिए, लेट्स से जिसे क्या लिखा है एनोड कैथोड, तो आप डाल दिए एनोड कैथोड पीवाईक्यू यूपीएससी, आपको दिख जाएगा। इसी बार 25 में और 24 में सवाल पूछा गया है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको बता रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन रहता है कि आपके दिमाग में एक तरीका होना चाहिए कैसे आप रिलेट करो जो करंट में डायनामिज्म है, उस डायनामिज्म को आप समझिए पीवाईक्यूज के साथ, और उस पीवाईक्यूज के साथ एक प्रोबेबिलिटी को गेस करिए। आप अपने दिमाग में एज्यूम करिए कि और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या है, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज आर यूज्ड इन व्हाट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, मोबाइल फोन, तो तीनों में यूज होते हैं। तो ये सिंपल एक तरीका है कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट पे। अब यहाँ पे उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, मैं उसी पॉइंट को डिस्कस करूंगा जिसकी जरूरत है यहाँ पे।
तो अब पहली चीज तो आपको पता है जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, इंडिया की ऊपर अगर हाई ड्यूटीज लगेगी, इंडिया से जो श्रिम्प जाते हैं, इंडिया की जो श्रिम्प मार्केट है उसके ऊपर ड्यूटी हाई होगी तो फार्मर्स इंपैक्ट होंगे। पहला चैलेंज तो टैरिफ हो गया। दूसरा चैलेंज है जो डिसीज और क्लाइमेट चेंज है, उससे जो फिशर के हैं, जो फिशरमैन्स हैं, उनका जो ओवरऑल लाइवलीहुड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है वो इनकरेज कर रही हैं इंडस्ट्री को, फिशरमैन इंडस्ट्री को, कि भैया आप एक काम करिए, आप ना अपनी मार्केट को और अपने प्रोड्यूस को ना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दीजिए। ये मत रखिए कि आप शिम्प को केवल एक ही कंट्री में भेजो, आप बाकी कंट्री देखो ना, आप बात करिए ट्रेडर से, आप देखिए और कहाँ पे आप भेज सकते हैं। और जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो केवल ये मत सोचो कि एक ही आपको केवल प्रोड्यूस करना है, मतलब केवल शिम्प पे मत जाओ, आप अलग अलग फिश की स्पीशीज को आप देखिए। अब जब अलग अलग स्पीशीज, जो स्पीशीज होती है उनकी फिश को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो इसका डाइवर्सिफिकेशन होगा, और जब डाइवर्सिफिकेशन होगा तो उससे डिपेंडेंस एक सिंगल स्पीशीज पे कम होगी। और जो टैरिफ बैरियर है कुछ मार्केट में यूएस में जैसे, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, हम अगर दूसरी जगह डाइवर्सिफाई करेंगे तो उसका इंपैक्ट लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको मेन चीज़ क्या है, डाइवर्सिफिकेशन किस में करी है हम लोग, स्कैम्पी में, तिलापिया में। अब ये सब क्या फिश है, ये सब फिश जो है इनकी ग्लोबल डिमांड भी ठीक ठाक रहती है, और जो स्पीशीज़ अगर आप ध्यान दोगे, जो बाकी ट्रेडिशनल फिश जैसे स्पीशीज़ क्या है, रोहू हो गया, काटला हो गया, इनसे अगर बात की जाए, इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये जो स्पीशीज़ दिख रही है इनकी डिमांड ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सही होती है। तो कहने का मतलब है आप एक्वाकल्चर स्पीशीज में वाइड रेंज की जो अलग स्पीशीज हैं फिशेस की, उनमें आप एक्सपोर्ट करिए, उनकी आप प्रॉपर फॉर्म में अगर फिशिंग करेंगे तो उससे दो प्रॉफिट होगा। पहले तो टैरिफ बैरियर वाला, दूसरी चीज क्या होगी कि जो डिसीजेस का खतरा रहता है, जो क्लाइमेट चेंज का खतरा है, वो हल्का सा इंपैक्ट कम होगा। क्योंकि अगर हम व्हाइट लेग श्रिम्प पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस रखेंगे तो उससे भी इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट के डाइवर्सिफिकेशन की। आपको मैंने पहले ही समझा दिया, मिनिस्ट्री एंगेज कर रही है डिफरेंट कंट्रीज के डिप्लोमेट्स के साथ ताकि एक्सपोर्ट हो सके हमारा क्या, सी फूड्स। आप कंसल्टेशन करेंगे जिससे हमारा प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर बन सके, वैल्यू एडिशन एनहांस करेंगे जिससे ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड में मैच हो सके, और जो नए सेक्टर जैसे सीवीड कल्चर, मैरीन केज कल्चर, तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर प्रमोशन होगा तो हाई चांसेस रहेंगे कि हमारा जो एक्वाकल्चर सेक्टर है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो आपने ध्यान दिया होगा मैरीन केज कल्चर और सीवीड कल्चर, ये दो ऐसे हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी यूपीएससी की बन सकती है सवाल पूछे जाने की। ठीक है, चलो अब सवाल उठ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन इन इंडियन एक्वाकल्चर। तो क्या कह रहे हैं, डिसीज, रिस्क, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फॉर सी फूड। तो ये तो कोई रीजन नहीं है स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन करने के पीछे। कारण क्या है, ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज तो डिसीज रिस्क है, क्लाइमेट चेंज का रिस्क है। तो यहाँ पे क्या है, जो थर्ड ऑप्शन है लैक ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि ये कोई रीजन नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहे हैं, एक एडिटोरियल है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो यूरोपियन यूनियन के कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, तो ये अब आएंगी 77th रिपब्लिक डे की परेड में। तो अब यहाँ पे को चेयरिंग होगी 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट की। तो ये जो विजिट है सिग्नल दे रहा है स्ट्रैटेजिक अर्जेंसी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक अर्जेंसी क्या है जो सिग्नल हो रही है, पहली चीज है कि यहाँ पे जब दोनों आपका इंडिया और यूरोपियन यूनियन कन्वर्ज करेंगे, यहाँ पे जब एक प्रॉपर फॉर्म में मीटिंग समिट होगी तो वो कैसे इंडिया के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहा है, यूएस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ रही है, चाइना की असर्टिवनेस भी उसी साथ बढ़ रही है, तो एक नई स्ट्रैटेजिक पोल की अब डिमांड भी उठ रही है, और म्यूचुअल वल्नरेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। इंडिया की बात की जाए टैरिफ का प्रेशर है, ईयू की बात की जाए एनर्जी शॉक्स है, वहां पे सिक्योरिटी पे ओवर रिलायंस वाली चीजें हैं। अब ये सब चीजें जब एग्जिस्ट करेंगी तो दोनों ही कंट्रीज के पास अपनी अपनी वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ भी तो है ना उन कंट्रीज के पास, इंडिया की मार्केट साइज, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग स्केल, आईटी टैलेंट। वहीं पे ईयू की बात की जाए तो उनके पास कैपिटल है, एडवांस टेक है, रेगुलेटरी पावर उनके पास अच्छी है। अब जब हमारी वीकनेस हमें पता है, उनकी वीकनेस क्या है वो उन्हें पता है, हमें हमारी स्ट्रेंथ पता है, उन्हें उनकी स्ट्रेंथ पता है, तो दोनों में कॉमन चीजें क्या है, हम चाहते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर हो, मल्टीलैटरलिज्म हो, यूनिलैटरलिज्म नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री आएगी और बोलेगी भैया हम ही अपने हिसाब से करेंगे, और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे दोनों लोग विश्वास करते हैं। तो ये जो हाई लेवल पॉलिटिकल सिग्नलिंग है ये एक मोमेंटम क्रिएट करेगी, जिससे क्या होगा, जिससे चांसेस ये हैं कि जो एक प्रॉपर स्पेस क्रिएट हो गया है नए स्ट्रैटेजिक पोल का, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है इंडिया इस अपॉर्चुनिटी कैसे
टैप कर सकती है। तो हमें फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा इंडिया का और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और ज़्यादा अच्छे से बिल्ड करना होगा, हमें टेक ट्रांसफर करना होगा, को प्रोडक्शन करना होगा, जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, हमें अपनी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा सप्लाई चेन को, जिससे हमारा जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो कम हो सके। यहाँ पे हमें क्लाइमेट में कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमें ग्रीन फाइनेंसिंग को और अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्लीन टेक ट्रांसफर्स करने पड़ेंगे और हमें रेगुलर हाई लेवल समिट्स करनी पड़ेगी। कॉमन पोजीशंस जो है G20 में, WTO में और UN रिफॉर्म्स में दोनों आपके, तो उनको हमें अच्छे फॉर्म में अच्छे तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो ओवर डिपेंडेंस है किसी एक पावर ब्लॉक पे वो कम हो सके और हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी मेंटेन हो सके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आशा और आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर। यहां बात हो रही है राइट टू डिग्निटी के ऊपर। तो अभी आप देखोगे वेस्ट बंगाल में ऑनगोइंग प्रोटेस्ट हो रहा है, डिमांड हो रही है भैया 15,000 पर मंथ वेजेस कर देनी चाहिए। अब ये जो चीज उठ रही है, ये क्यों उठ रही है? क्योंकि जो आपके आशा और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, इनको सिस्टमैटिक डिनायल किया गया है परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस का, ठीक है। परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस मतलब क्या है कि इनको पहली बात तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा नहीं मिलता है और ना ही परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिलता है। तो इससे वजह से क्या हो रहा है, ये आशा और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं जो आपकी हेल्थ केयर या फिर जो वेलफेयर डिलीवरी होती है एकदम ग्रास रूट लेवल पे, लेकिन उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है, इस वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट उठ रहा है। अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल रूट की, तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी, लॉन्च की गई थी 1970 में, तो आंगनवाड़ी वर्कर को वर्कर स्टेटस का दर्जा जो है डिनाई कर दिया गया था, ठीक है। अब जब वर्कर का स्टेटस डिनाई कर दिया गया तो लेबर लॉस भी बाईपास हो चुके हैं। अब यहां पे जो नेशनल यूनियन फॉर्म हुए थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, क्योंकि वर्क लोड बढ़ रहा था, तो इस वजह से यूनियन फॉर्म हुए कि भैया वर्कर के स्टेटस भी नहीं दिए, वर्क लोड भी बढ़ रहा है। अब जब लिबरलाइजेशन कह रहा आता है, ये हिस्टोरिकल रूट बता रहा हूं आपको, तो धीरे धीरे स्टेट ने अपनी वेलफेयर स्कीम्स को और ज्यादा एक्सपैंड किया और एक स्कीम वर्कर नाम की कैटेगरी बना दी, लेकिन कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा अभी भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है। जो ट्रिब्यूनल्स थे कर्नाटका के अमीरबी में, उन्होंने क्या किया है, ट्रिब्यूनल्स ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस जो है वो देने से मना कर दिया। राइट टू फूड एक्सपैंड हुआ, तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन पे डिपेंडेंस भी बढ़ चुका है, ठीक है। आशा प्रोग्राम लॉन्च हुआ, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनको एक्टिविस्ट, कोई एम्प्लॉय नाम से लेबल नहीं दिया गया। तो गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है। अगर बात की जाए 45th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की जो हुई थी, तो वहां पे कहा गया था भैया जो आशा वर्कर हैं, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एटलीस्ट इनकी मिनिमम वेज तो रखो, पेंशन रखो, ग्रेचुइटी रखो, तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं इनके अंदर मोटिवेशन रहेगा। और अगर ये चीज करनी है तो हमें फेडरल और फिस्कल डायमेंशन एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब जो स्टेट्स हैं उनको कहा जा रहा है भैया आप वेजेस को दो। अब यहाँ पे जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज है, जो वेल्दियर स्टेट्स हैं वो ज्यादा पे कर रहे हैं, पुअर स्टेट जो है वो लैग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो स्टेट अपने तरीके से यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। तो डिमांड ये उठ रही है भाई, एक सेंट्रल लेवल पे कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पे इनको दर्जा मिले, क्योंकि ये एट द एंड वो सर्विस डिलीवरी कर रही हैं, वो वेलफेयर डिलीवरी कर रही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पिवोटल है पूरी कंट्री के लिए, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो उत्तरदायित्व है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है किसी भी स्कीम की सक्सेस को डिसाइड करने में। तो पहले लीगली क्लासिफिकेशन होना चाहिए आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को, उन्हें एक स्टैट्यूटरी एम्प्लॉय का दर्जा मिलना चाहिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, मिनिमम वेज, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी गारंटी करनी होगी, सेंटर और स्टेट में फिस्कल कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा जिससे इक्विटेबल पे रख जा सके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर, ठीक है। अब ये हुआ क्या है, सैट ने ग्रांट किया पार्सनल रिलीफ टू अवादुत साथी। तो अब यहां पे ध्यान दोगे तो हुआ क्या था, सेबी ने कहा था भैया आप जो है इतना अमाउंट जो है हमको दे दो, ठीक है, दे दो इन द सेंस रिकवरी करने को कहा है, जो कि इन्होंने इलीगल गेन्स किया था। अब जब सैट के पास पहुंचे, सैट ने कहा भैया ठीक है आप इतना मत, थोड़ा कम कर दो, तो थोड़ा सा एक पार्शियल रिलीफ दिया गया है। अब यहां आपको ये सब चीजें समझनी है नहीं, एक बार आप देख लो, पढ़ लो, बस उतना ही है। अब पॉइंट उठता है सैट क्या है, इसका लीगल बेसिस देखा जाए सेबी एक्ट 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर 15K, स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे और वो मेंबर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, नोटिफाई करेगी। अगर बात की जाए करते क्या है, ये अपील्स जो कि पास की जाती हैं, कौन सी अपील को सुनते हैं, उन ऑर्डर्स को जो सेबी पास करती है, PFRDA पास करती है, IRDI पास करती है। तो आपको पता है सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस सब के जो ऑर्डर्स पास होते हैं उनकी अपील लाया करती है सैट के पास, ठीक है। तो ये एक सिविल कोर्ट के तरीके से काम करते हैं जनरली। अपील प्रोसेस बात की जाए तो वही सेम चीज़ है, ऑर्डर जो होगा उनको चैलेंज किया जा सकता है और जो अपील है विद इन 45 डेज करनी पड़ेगी, और अगर सैट के ऑर्डर की अपील करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। तो सिग्निफिकेंस बात की जाए तो स्पेशलाइज स्पीडी एडजुडिकेशन करता है सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सेक्टर में जो डिस्प्यूट होता है, लेकिन इसका कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। ये अपने आप से ऐसा नहीं कि सुयो मोटो कॉग्नाइजेंस लेने कहे हाँ आइए भाई साहब आपको दिक्कत हुई हम आते हैं। ये तभी अपने एप्लीकेशन पे चालू करेंगे जब सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए कोई भी ऑर्डर पास करेंगे उसके अगेंस्ट में ही लेके जा सकते हो सैट के पास, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ये प्लेसेस इन न्यूज़ पे। सिर्फ आपको डॉनबस पता होना चाहिए। डॉनबस के ऊपर ऑलरेडी सवाल पूछा है। तो अभी क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक टॉक स्टार्ट होने जा रही है यूएई में, जो कि किसके द्वारा, यूएस के द्वारा यहाँ पे मीडिएट हो रही है। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे जो वॉर है अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो चुका है। तो रशिया की पोजीशन है कि भैया हम तो डॉनबस रीजन को नहीं वो करेंगे, और ये चीज़ रशिया ने भी कही है कि यूक्रेन को जो डॉनबस का रीजन है उसको खाली करना पड़ेगा। तो डॉनबस के रीजन कहाँ पे आता है, रशिया और यूक्रेन में आता है। आपको इतना ही पता होना चाहिए, एक बार आर्टिकल पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ध्यान दोगे 23 में क्वेश्चन डॉनबस के ऊपर पूछा, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया उठा के कि सीरिया। तो आप ध्यान दोगे ये इस तरीके से आपको समझना होगा जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।